नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैथ का नंबर सिस्टम। अभी तक हमने मैथ में जो पढ़ा है वो एकदम बेसिक चीज़ था। अब हम मैथ में चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। मैथ का अब हम चैप्टर वाइज पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी चैप्टर हम कराएंगे सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला चैप्टर आज हमारा चलेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और इसका ये कई पार्ट में वीडियो हम इसको बनाएंगे भी। यहाँ से पेट में एसएससी सीजीएल में कहने का मतलब यही है कि नंबर सिस्टम का जो दायरा होता है वो मैथ में सबसे बड़ा होता है, नंबर सिस्टम का दायरा। तो इसके अंतर्गत कई सारे चैप्टर समाहित हो जाते हैं। जैसे आपका वर्गमूल, घनमूल का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो नंबर सिस्टम में ही समाहित हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने चैप्टर पर, नंबर सिस्टम पर और संख्या पद्धति के। आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम देखेंगे जो कुछ एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। आगे पेट का एग्ज़ाम है आपका, तो पेट के एग्ज़ाम में भी नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चन, और पूछे भी गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो हम पेट के एग्ज़ाम में या यूपी SSS आयोग ने जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे, और कुछ क्वेश्चन हम बुकों से बताएंगे जो मार्केट में अलग अलग बुक मिलते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर हो गई। बाग में कुल पंक्तियों की संख्या क्या होगी? तो चलते हैं हम पहले अपने पहले क्वेश्चन पर। तो शुरुआत करते हैं जो जो लिखा गया है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है मित्रों कि जो इबारती प्रश्न होते हैं, जो हिंदी में लिख कर आते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें क्या करना होता है कि जैसे जैसे हमें प्रश्न कह रहा है हमें वैसे वैसे ही करना है। हमें अपने मन से कुछ एडवांस नहीं करना होता। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है, आर्डर देता है हमें करने के लिए, आज्ञा देता है, हम वही करते हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाता है। हम इसमें कुछ भी एडवांस नहीं करते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है करने के लिए। पहली लाइन कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति में के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर हो गई। मतलब वो जो एक बगीचा दिया हुआ है, हम देखते हैं कि मान लीजिए ये कोई बगीचा है, ठीक है। इस बगीचे में कितना पौधा लगा हुआ है? 2025, ठीक है। इस बगीचे में वो कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें 2025 पौधे लगे हुए हैं। अब वो पौधे किस प्रकार लगे हुए हैं वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि ये जो 2025 पौधे हैं, इनमें सभी जो बगीचे में जो संख्या है उन पौधों की 2025 संख्या है। लेकिन वो कह रहा है कि इसकी जो इस तरीके से जो पंक्ति लगी हुई है और इस तरीके से जो पंक्ति लगी हुई है, जितने पौधे इस सामने वाले क्षैतिज पंक्ति में हैं उतने ही पौधे इस लाइन में हैं। समझ में आ रही बात? मतलब जितने पौधे इस तरीके से लगे हुए हैं उतने पौधे इस तरीके से लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये इसका हुआ कि अगर हम 4 पौधे इस तरीके से लगाए हैं, ठीक है, 4 पौधे इस तरीके से लगाए हैं, तो 4 ही पौधे हमें इस तरीके से लगाना होगा, ठीक है। 1 2 3 4। अगर हम 4 पौधे इधर लगाए हैं तो 4 पौधे इधर लगाए हैं, ठीक है। वो यही कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की कुल संख्या पंक्तियों के बराबर हो गई है, ठीक है। मतलब जितना इधर लगाएंगे उतना ही पौधे इधर लगाएंगे, ठीक है मित्रों। तो अब उसे हमें बांटना है कितने में? 2025 में। जैसे अगर हम ये कह देते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये हम कह देते हैं कि हमारे पास, इसको हम थोड़ा ये गलत हो गया था, हम अगर ये कहते हैं कि अगर हमारे पास, ये तो बड़ी संख्या है, अगर हम छोटी संख्या मान लेते हैं, अगर हम ये कहें कि हमारे पास 16 पौधे हैं, तो हम 16 पौधों को किस प्रकार लगाएं
कि जो पंक्तियों में खड़ी और बेड़े दोनों साइड में वो बराबर हो। कितने पौधे हैं? 16। तो हम कहेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। हम कहेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। हम इसमें देख रहे हैं कि 16 पौधे हम इसको लगा दिए हैं। अब ये कहा था, मैं पहले ही बताया था, क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे और ऐसे दोनों पंक्तियों में उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। अब देखिए 4 इधर हैं तो 4 ऐसे भी हैं, 4 इधर हैं तो 4 ऐसे भी हैं, 4 इधर हैं तो 4 ऐसे भी हैं, बराबर है। तो इससे हमें ये प्राप्त होता है कि हम किए हैं 4 गुणे 4 बराबर 16, या हम ये किए होंगे कि 16 का स्क्वायर रूट निकाल दिए हम। ठीक है, 16 का वर्गमूल निकाल दिए। तो हमारा क्या आया बन के मित्रों? 4 आया। तो ये 4 जो है, 4 पौधे पैरेलल और खड़े में दोनों में लगे हुए हैं, 4 पौधे। तो वही संख्या यहाँ पे 16 ना देकर यहाँ पे दिया हुआ है 2025। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट उस संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। जब वो कहते कि खड़ी ऐसे भी बराबर होना चाहिए पंक्ति में और ऐसे भी उतने ही पौधे आने चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि इसका मतलब इसका वर्ग निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो किसका वर्गमूल निकालना है? 2025 का। अब इसका वर्गमूल निकालने का हमने कई टाइप बताया था, कई तरीका बताया था। एक तो भाग विधि, और दूसरा गुणनखंड विधि, और एक तीसरा अपना ट्रिक बताया था। तो ट्रिक के थ्रू निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये 25 है। तो हमें पता है कि जिस भी संख्या में 25 रहता है तो उस संख्या का क्या होता है? वर्गमूल का इकाई अंक होता है 5। अब ये 20 आया जो है यहाँ पे, 20 जो है कौन से दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है ये? तो 5 चौक 4 पचे 20, तो यहाँ पे 4। इसका मतलब ये हमारा आंसर आया 45। 45 पौधे हम इस तरीके से लगाएंगे खड़ी लाइन में, और 45 पौधे बेड़े लाइन में लगाएंगे। तो 45 से यम आता है हमारा 225। ठीक है, ये तो हमारा ट्रिक से हुआ था, हम इस वर्गमूल को निकाल दिए। और अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप भाग विधि से इसको निकाल सकते हैं वर्गमूल, जो हमारा वर्गमूल निकालने का तरीका है। हम करेंगे 2025 इसको, और हम इसका जोड़ा बनाएंगे पीछे से, एक जोड़ा इधर एक जोड़ा इधर। अब हम बनाए इसे 4 से भाग किए, 4 चौक 16, यहाँ भी 4 प्लस होगा। अब इधर माइनस जब होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4। अब ये 25 पूरा उतर जाएगा, इधर 4 4 8 हो जाएगा। अब इधर करेंगे हम 5 से भाग, 5 से भाग करेंगे, 5 पचे 25, 5 अठे 40, 2 42, और इधर भी गया 5 बार। अब ये पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब जो 45 आया हमारा वो 2025 का वर्गमूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर 45 आया है, तो हम 45 पौधे जो है क्षैतिज और पैरेलल अवस्था में इसको लगाएंगे, समांतर और क्षैतिज अवस्था में। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर? 45 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आपका 45 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फार्मूला होता है, जब ऐसे कह दे कि पहली 20 क्या कह रहा है कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 होता है। क्या होता है? n इंटू, या ऐसे कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, अगर किसी क्रमागत संख्याओं का योग कह दे निकालने के लिए,
किसी क्रमागत संख्याओं का योग कह दे निकालने के लिए, तो हमारा ये फार्मूला होता है इस निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे पहली 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें 3 चीज़ जानने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या हमें पता है कि नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि 1 से लेकर 20 तक। हमें इसमें जो कहा गया है 20 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये होगा 1 से लेकर 20 तक। और अगर यही पूर्ण संख्या कहता, होल नंबर कहता, तो हम उसी को 0 से काउंटिंग करते उसका। लेकिन पहली 20 प्राकृतिक संख्या का बात किया है, तो इसका मतलब 1 से लेकर पहली 20 का मतलब होता है कि जो शुरुआत के जो गिनती हमारी उसमें शुरुआत के जो 20 है, मतलब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, डॉट 20 तक की बात वो कर रहा है। कह रहा है पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें योग निकालने के लिए ये हमेशा ये फार्मूला याद करना है, n × n+1/2। n का मतलब क्या है? n का मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है दोस्तों, n का मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद जो होता है वो n का मतलब वही होता है। अब हम यहाँ पे बस उसका मान पुट कर देंगे। n का मतलब 20 हुआ तो 20 किए, n 20 + 1 21/2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 20। पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं बॉडमॉस के नियम में। तो हमारा आएगा 20 + 1 21/2। 2 से इसे काटेंगे 10 बार जाएगा और 10 से 21 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 210। 210 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं। जैसे ये कहा कि पहली 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग निकालने का जो फार्मूला हमारे पास है वो है n × n+1/2। अगर यही दोस्तों ये पूछ लेता कि कहीं संख्या बीच से दे देता आपको, ठीक है, तो अगर जैसे हमें अभी पहले इसको ही समझ लेते हैं। जैसे कहा कि पहली 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, तो 20 तक का हम लिखे, 1 से लेकर 20 तक हम गिनती लिख दिए। अब या तो एक तरीका हमारे पास ये है कि 20 से लेकर 1 तक सभी को हम जोड़ लें, तब हमारा आंसर आ जाएगा 210। लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम हमें नहीं मिलता दोस्तों कि हम 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं को हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसके लिए। अगर 1 से लेकर 20 तक ना देकर और भी ज़्यादा दे दे, अगर आपसे ये कह दे कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तब यहाँ पर अंतिम पद क्या होगा? 100। हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि अंतिम पद क्या है इसमें? 100। ठीक, अब इस 100 का अंतिम पद है तो हम इसको फार्मूले पर अप्लाई जब करेंगे तो n का मान होगा 100 × n+1 का मतलब होता है 100 + 1 में आपका आएगा 2। अब यहाँ पे जब करेंगे तो आएगा आपका 100 × 101/2। अब इसे काटेंगे 50 बार जाएगा, तो इसमें जब गुणा करेंगे 50 का 101 में तो आएगा 5 × 1 = 5 और 5 × 1 = 5, इधर एक 0 बढ़ जाएगा। तो 5050 जो होगा वो आपका आंसर बन जाएगा इस टाइम में, जब ये कहेगा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। अब दोस्तों ये फार्मूला तो आपको याद हो गया। अब इसको जल्दी से कैसे यूज करना है, ये तरीका क्या है इसको देखिए। अगर हमें फार्मूला याद है, इसका मतलब ये हुआ n × n+1/2। अब हम फार्मूला तो जब तक हमें नहीं आ जाता किसी चीज़, जब तक हम मैथ में कोई चीज़ हमें बढ़िया से नहीं आ जाता तो उसे हमेशा हमें लिख कर याद करनी चाहिए। हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस के दौरान लिख कर याद करना चाहिए। अब क्या होगा, जैसे हमें बहुत बढ़िया तरीके से याद हो गया, अब हम एग्ज़ाम में बैठे हैं तो हम कहेंगे लास्ट पद क्या है? 100। 100 से एक ज़्यादा क्या होगा? 101। और 100 का आधा क्या होगा? 50। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्ट कर देंगे 50 × 101, हमारा आंसर आ जाएगा 5050। एक तो ये तरीका बहुत ही बढ़िया है। जब हमें फार्मूला बढ़िया से याद रहेगा तो हम इस चीज़ को सेकेंडों में अप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। ये चीज़ किसी भी क्रमागत पर लग सकती है
और दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्ट, एक मिनट फ़ोन आने लगा, इस पर फ्लाइट मोड लगाना पड़ेगा, एक मिनट। ठीक है, सही। जैसे ये कह दे कि मान लीजिए ये बोल दे कि 50 से लेकर 200 तक का, ठीक है, 50 से लेकर 200 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे यही काम जो हम यहाँ पर किए हैं, हमें करना यही काम है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 200 तक का हम निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n इंटू एन प्लस 1/2, वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। हमने किया 200 इंटू 201 बटे में 2, इसको काटा 100 आया अपना। अब यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 201 और 00, कायदा सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 20,100 आपका आंसर आया। कहाँ तक का योग आया ये दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक का आया, 200 तक का आया, ये हमारा आंसर 20,100। अब हमें क्या करना है, हमें एक बार और निकालना पड़ेगा। हम इसको कहाँ से निकालें, 1 से लेकर 200 तक का निकाले हैं। अब हमें निकालना पड़ेगा कहाँ से, 1 से लेकर 49 तक का। सिंपल है, 1 से लेकर 49 तक का निकालना है हमें। फिर क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है, n इंटू n प्लस 1, 49 एक 50 बटे में 2, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे 25 जाएगा, 25 और 49 का जब गुणा करेंगे हम कितना आएगा, इसको गुणा करके देख लीजिए। इसमें 25 दहा में 250 मतलब 25 नौइया में आएगा आपका 1225। तो जब आप इसमें गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1225, ठीक है। तो 1 से लेकर 49 तक के संख्याओं का योग आया 1225, और जबकि 1 से लेकर 200 तक के संख्याओं का योग आया अपना 20,100। तो अब क्या करेंगे हम, अगर ये इतने में से इसको हम घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा कहाँ से, 50 से लेकर 200 तक का। ये तरीका है जब कभी बीच से पूछ ले। तो आगे हम और भी इसमें का क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। ऑप्शन क्या है, 31 है, 41 है, 51 है, 61 है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या को कैसे हम ज्ञात करते हैं, अभाज्य संख्या का मतलब यही होता है, हमने परिभाषा उसका बताया था कि ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, उसके अलावा वह किसी भी संख्या से विभाजित ना होता हो, वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है आपको, 41 दिया गया है, 31 दिया गया है, 51 और 61। अब इसमें से 4 में से आपको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। अब सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, सबसे पहले हम ए वाले ऑप्शन को 31 को चेक करते हैं। क्या इसका कोई और गुणनखंड है एक और खुद के अलावा, देख रहे हैं। तो 31 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से या खुद से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसका महत्तम समापवर्तक 1 ही होगा। और 41 की बात करते हैं हम, 41 जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, 41 की बात करते हैं तो ये भी 1 से ही कटेगी या खुद से कटेगी। 41 से इसका कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, ये और किसी भी संख्या से नहीं कटने वाली। अब हमारा तीसरा ऑप्शन जो है 51,
51 को हम देखते हैं तो क्या 51 और किसी भी संख्या से कट रहा है क्या? 51 कट रहा है, किससे कट रहा है? 5 1 6, अगर इसको देख रहे हैं 5 1 6, 6 जो है 2 से कटता है, सॉरी 3 से कटता है, 2 से तो कटेगा नहीं, ये 3 से कट जाएगा और 1 से खुद ही कटेगा और ये अपने से 1 से कटेगा और खुद से ही कटेगा, 3 गुणनखंड इसका ऐसे ही हो गया। और अगर देखते हैं तो 17 से भी ये कटेगा, इसका 4 गुणनखंड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 51 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। विषम संख्या भले हैं ये तीनों, लेकिन 51 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसका लास्ट ऑप्शन है 61। 61 को हम देखते हैं, 61 1 से होगा और खुद से होगा, बस इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड निकालने का भी तरीका हम आपको बताए हैं, लघुत्तम समापवर्तक की तरह निकालिए इसको। अगर 31 को रखते हैं, क्या 31 2 से तो नहीं कटने वाली है, 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, न 9 से न 10 से। ये अभाज्य है, इसको हम ऐसे ही देखकर ही पहचान जाते हैं, ठीक है। और हम विभाज्यता का नियम आपको बताए हैं, डिविजिबिलिटी का नियम आपको बताए हैं, आपको पता ही होगा कैसे संख्याओं को काटा जाता है, तो उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 51 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी के सभी अभाज्य संख्याएं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 48 को किस संख्या से गुणा करने पर 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो क्वेश्चन पहले हम ध्यान से देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें करने के लिए, हम वही करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने मन से कुछ एडवांस नहीं करना हमें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी मतलब 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर। तो चलिए हम सबसे पहले 48 को किसी संख्या से गुणा कर देते हैं। वो संख्या में पता ही नहीं है तो हम कहते हैं कि चलो हम यक्स से इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, ठीक है, 173 तथा ये कह रहा गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो 173 और 240 के गुणनफल के बराबर है। यही ना कह रहा है, ये कह रहा है 48 को यक्स में गुणा कर दिया जाए तो 173 और 240 का जो गुणनफल होगा ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये कह रहा है 48 को अगर यक्स में गुणा कर दिया जाता है तो जो इसका गुणनफल आता है गुणा करने के बाद वो 173 और 240 के गुणा करने पर इन दोनों का जो गुणनफल आता है इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण हमारा बन गया, बहुत आराम से अब हम इसको हल कर लेंगे अगर हमें आता होगा हल करना। तो देखते हैं कैसे हल होता है ये। अब अगर इधर ये गुणे का संबंध है तो अपोजिट में भाग का संबंध होगा, या हम कहते हैं कि 48 का यक्स में गुणा करेंगे तो 48 यक्स होगा। अब इधर इन दोनों को गुणा नहीं करेंगे आपस में, इन दोनों को हम ऐसे लिखेंगे, अगर चाहें तो हम गुणा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या होगा, इन दोनों को आपस में गुणा करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हम अपना टाइम ही बर्बाद करेंगे, इसमें समय बर्बाद करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 4 को 4 गुणे 6 लिखें और बटे में 2 लिखें, अगर हम 2 से 6 को काटें तो आएगा 3, 4 3 12 करेंगे, ठीक है, तब भी हमारा वही आना है। अगर हम 4 गुणे 6 करें बटे में 2 करें, 6 चौक 24 बटे में 2 करें तो भी हमारा 12 ही आना है, ठीक है। ये तो छोटी संख्या है, ये हो जा रही है, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो ये गुणा करने में टाइम लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, भाग करके इसे छोटा कर लेंगे, तब छोटी संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो बहुत आसान होगा, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, गुणा करने में टाइम तो लगेगा ही, उसके बाद संख्या और बड़ी हो जाएगी तो भाग करने में और टाइम लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना। अब इससे हम क्या करेंगे, यक्स बराबर होगा आपका 173 गुणे में 240 बटे में 48। अब यहाँ पर हम ये भी कर सकते थे
कि 48 से डायरेक्ट हम इनमें से इन संख्याओं को किसी को हम काट भी सकते थे, लेकिन अभी आपको सीखना है, इसलिए इस तरीके से हमें बताना है, क्योंकि उसी के लिए ये वीडियो है जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता हो, जिसे मैथ एकदम जीरो लेवल से सीखना है, उसी के लिए ये वीडियो है। जिसको सब कुछ आता है उसके लिए नहीं है, क्योंकि जिसको सब कुछ आता है वो इस तरीके से नहीं लगाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ से इसको काट देगा। लेकिन जिसको सीखना है सबसे पहले यही तरीका है सीखने के लिए, उसको यहाँ से वो सीखे, उसके बाद वो खुद समझ जाएगा कि कैसे कटती है धीरे धीरे। ठीक है, अब 24 48 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा, 8 5 40 और हाँ ठीक 5 बार जाएगा। अब ये 5 बार गया, अब 5 छोटा हो गया, 240 कट के 5 हो गया। अब देखो कितना आसान इसमें गुणा करना, 5 3 15 हो गया और 5 7 35, 1 36 और 5 1 5 3 8, 865 जो है आपका आंसर आ गया। तो यक्स का मान जो है यहाँ पर निकल के आया क्या, 865। 48 और 865 का अगर गुणा कर दिया जाता है तो क्या निकल के आएगा, 73 और 240 का जो गुणनफल होगा वही निकल के आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लगाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4000 में से वह कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझो, अगर मैं ये कहूँ कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होती है। देखिए, अगर ये कह दिया जाए कि छोटी से छोटी संख्या 1 अंक की क्या होगी, तो सबसे छोटी 1 अंक की 1 होगी। अगर ये कह दिया जाए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी 1 अंक की 9 होगी, क्योंकि 9 के बाद जैसे ही 1 प्लस करेंगे तो संख्या 2 अंकों में हो जाएगी और वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या रहेगी। क्योंकि अगर हम 1 को देखें तो 1 से छोटा और कुछ नहीं होता, जिसका एक वैल्यू है, 1 से छोटा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सबसे छोटी संख्या है। और 1 अंक में जब हम सबसे लास्ट में जाते हैं तो 1 अंक में सबसे लास्ट में हमें 9 मिलता है, तो वो सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं 1 प्लस करके 9 में, तो हमें सबसे पहली 2 अंकों की संख्या मिल जाती है, इसलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10। और अगर देखें तो सबसे बड़ी संख्या अगर 2 अंकों की देखें तो सबसे लास्ट में जो 2 अंकों की संख्या होती है वो होती है 99, इसलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। और 99 जैसे हम 1 प्लस करेंगे तो संख्या हमारी पहली 3 अंकों की संख्या वो मिल जाएगी और वो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी, 100। और अगर सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या देखें तो सबसे लास्ट में जो 3 अंकों की संख्या बनती है दोस्तों, वो 999 बनती है। तो इस तरीके से जितने अंकों की छोटी संख्या पूछती जाएगी उतनी हम 0 लगाते जाएंगे, और जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगी उतनी बार हम 9 लगाते जाएंगे। तो ये तो हमें प्राप्त हो गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बारे में हमें पता चला। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटा दी जाए। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके पास एक 4000 की संख्या है, इसमें से कह रहा है कौन सी ऐसी संख्या घटा दें कि वो पूर्णतः 19 से पूरा विभाजित हो जाए ना दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें 19 से भाग कर दें तो हमें वो संख्या पता चल जाएगी कि कौन सी संख्या है जो 4000 के आसपास में है, जो विभाजित हो रही है 19 से। तो 19 का जब हम इससे में पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 दूना 38 होता है और इसमें बचेगा 2। अब 19 के 0 उतारे 20 हुआ, 19 से के 19, अब यहाँ पे उतरा 1, अब यहाँ पे बच गया 10। अब यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं
कि ये जो 4000 है इसमें ये 10 क्या हो रहा है, ये होता है शेष। शेष का मतलब क्या होता है, शेषफल। शेषफल है ये, क्यों, ये शेषफल है, ये भागफल होता है अपना। ठीक है, इतनी बार भाग गया है इस संख्या में और इतना बचा है शेष, कितना, 10। अगर ये 10 एक्स्ट्रा नहीं होता तो ये 4019 से कट गया होता। यही 10 तो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, क्यों, अगर इस संख्या में ये जो 10 फादिल हो रहा है इसमें से शेष हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, अगर यही 10 इसमें नहीं होता तो ये संख्या 19 से कट गई होती अब तक। और या तो एक चीज़ और हम कह सकते हैं, एक चीज़ ये कह सकते हैं कि अगर ये 10 नहीं होता, ये 19 होता तो 19 से ये कट गया होता। तो 10 को 19 बनाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ता, 9 प्लस करना पड़ता, तब ये 10 19 हो जाता। लेकिन कब करते हम ऐसा, जब ये जोड़ने के लिए बोलता। लेकिन अभी क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा है, ध्यान से इसे देखो, कह रहा है 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। मतलब 4000 में से वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो घटा देंगे हम तो वो संख्या 19 से कट जाएगी। इसका मतलब हुआ घटाएंगे तो हम इसमें से 10 ही, जब हम इसमें से ये, क्योंकि 10 ही तो शेष बच रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इस 4000 में से, ढाई सैकड़ा हज़ार, 4000 में से 10 को माइनस कर देंगे मित्रों, तो हमारा आएगा, कितना आएगा, 3990 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 3990 में जब 19 से भाग करेंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगी और कितनी बार जाएगी, 21 बार जाएगी। या तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, या तो एक तरीका और है, हम कहेंगे कि जितना भागफल होता है उतनी बार जो हम अगर गुणा करें तो वो उतनी बार में वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। अगर हम 19 में 21 बार ले गए हैं, 19 का पहाड़ा पढ़कर, तो 21 बार में जितनी संख्याएं आएंगी वो पूर्णतः कट जाएंगी। अगर हम 19 गुणे 21 कर लेते तब भी हमारा 3990 ही आता। तो ये, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना कि घटाने की बात कर रहा है तो हम 4000 में से 10 को हम घटा देंगे, क्योंकि यही 10 फादिल हो रहा है, यही 10 शेष बच रहा है। अगर ये 10 नहीं होता 4000 में तो ये 19 से पूरी तरीके से कट गया होता। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने बताया था उसमें एक थोड़ी सी ये गलती हो गई थी। हमने वो संख्या बताई थी कि जो विभाज्य होकर हमारा आंसर आया था, हमें ये बताना था उसमें से कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम उसमें क्या किए थे, वो जो 10 शेष बच रहा था वही हम घटाए थे, तो हमारा वही शेष जो हम उसमें से घटाए थे वही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूछता ये कि मतलब वह पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है, तब हम 3990 को आंसर बताते। लेकिन इसमें वो पूर्णतः विभाजित होने वाला संख्या नहीं पूछा था, उसमें ये पूछा था कि वह कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिसे घटाने पर वो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो वह जो घटाया गया संख्या था 10 था, ठीक है, उसमें वो आंसर हो जाएगा, उसको ध्यान में देना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब बात वही कर रहा है जो अगले क्वेश्चन में करा था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा था, उसमें घटाने और जोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन वो संख्या पूछ रहा है कि वह 5 अंकों की कौन सी संख्या सबसे बड़ी है जो पूर्णतः कट जाए 463 से। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, हमें पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 बार 5 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बताया आपको 5 बार 9 होगा। 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 99,999 जो होगा वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें एक भी प्लस कर देंगे
तो ये संख्या 5 अंकों की नहीं रह जाएगी, तुरंत वो संख्या 6 अंकों में हो जाएगी। अगर इसमें से एक माइनस कर देते हैं तो संख्या तो 5 अंकों की बनी रहेगी, लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं कहलाएगी, क्योंकि उससे बड़ी ये है संख्या 99,999। अब कह रहा है कि 5 अंकों की वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी, जो 463 से विभक्त हो जाती है। तो हमें तो वो संख्या पता नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम उस ऑप्शन में बारी बारी से भाग करके देख लें, या तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता कर उसमें भाग कर दें। तो हम इसमें करेंगे क्या, 463 से भाग। 463 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा वह कौन सी संख्या है। अब इसमें भाग करना स्टार्ट करते हैं। 463 से जब हम इसमें भाग करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें जाएगा एक बार जाएगा, हाँ एक बार जाएगा इसमें 463, क्योंकि 2 बार नहीं जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो 800 तो ये होगा, 120 ये 900, 8 9 8 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 3 6, 2 6 12 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, 2 बार जाएगा यहाँ पे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7 और ये कट जाएगा अपना। अब उतरेगा यहाँ पर 9। अब कितनी बार जाएगा यहाँ पर, अब एक ही बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो 463, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 6 जाएगा 7, अब यहाँ पे बचा 6 में से 4 जाएगा 2, इधर भी उतरा 9। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार ले जाते हैं इसमें, 5 3 15, 5 6 30, 1 31 और 5 4 20, 20 3 23, ठीक है, इतनी बार जाएगा, 5 ही बार जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 3 जाएगा 6 और 6 में से 1 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, 456 शेष बच गया। अब ये 463 से ही इसमें भाग नहीं जाएगा, कितना शेष बचा, 456 शेष बच गया। कितना शेष बचा, 456 शेष बच गया। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब वही बात, अगर ये नहीं होता, ये क्या है, शेष है, ये मतलब फादिल, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा, इस संख्या में ये एक्स्ट्रा है, इसलिए ये नहीं कट रहा है इससे। अब देखो ये 456 इसमें नहीं होता तो भी ये संख्या पूर्णतः कट जाती, या इस 456 में कुछ और एक्स्ट्रा ला के जोड़ देते जिससे 463 के बराबर हो जाता ये, तब भी ये संख्या पूरी तरीके से कट जाती, तब शेष नहीं बचता। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि वह संख्या जो कट रही हो 463 से, वह संख्या 5 ही अंक की होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इसमें से सिर्फ घटा ही सकते हैं, जोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर इसमें एक भी प्लस कर देंगे तो वो संख्या 5 अंकों की नहीं रह जाएगी, वो तुरंत संख्या 6 अंकों में हो जाएगी। इसलिए ये इसको हम इस शेष को, जो ये एक्स्ट्रा बच रहा है, ये फादिल जो बच रहा है, इस 99,999 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक। या तो हम इसका गुणा इसमें डायरेक्ट कर दें, जो हमारा संख्या आएगा वो इससे पूरा पूरा कटता होगा। क्यों, देखिए हम ये ऐसा कैसे होता है, हम इसको एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। मान लीजिए ये 21 है, ठीक है, और हम इसमें 5 से भाग कर रहे हैं। 5 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा और यहाँ पे 20 ये एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक। अब देखिए इससे हम भाग किए, 5 चौक 20, मतलब 4 बार गुणा करे हैं तब 20 आया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एक ये शेषफल आ रहा है तो अगर 21 में एक नहीं होता एक्स्ट्रा तो ये 5 से कट गया होता 20, यही ना। तो अब ये एक जो एक्स्ट्रा बच रहा है, इसी एक को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 20 आएगा, तो ये 20 कट जाएगा 5 से। या तो हम करें 5 का गुणा इस जो भागफल गया है इसमें हम गुणा कर दें, 5 चौक 20, तब भी हमारा 20 आ जाएगा आंसर।
दोनों तरीक़ों से आ जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं हम कि इसको इसमें या तो गुणा कर दो, डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा, या तो इसको शेषफल को इसमें से घटा दो। 99,999 माइनस कितना 500 456। इसमें से जब माइनस करोगे 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5, फिर उतरेगा 9, 9। 99,543 एक ऐसी संख्या है जो 463 से कट जाएगी और ये 5 अंकों का भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा 99,543 आपका सही आंसर हो जाएगा। 99,500 9 से 3 गया 6। कहाँ पे गलती हो रही है थोड़ा देखना, कहाँ पे गलती हो रही दोस्तों, कहीं पे गलती हो रही है एक छोटी सी, घटाने पर कहीं पे गलती हुई होगी। ये गलती हुई है 30 5 तियाँ, ओह सॉरी यहाँ पे हुई है गलती, 5 तियाँ 15 होगा और 5 6 30 1 31, ठीक है। अब 30 तो 15 है ये, वहाँ यहाँ पे गलती हुई थी, 9 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 4 और 6 में से 1 जाएगा 5। अब 454 इसमें से घटाना है, 454 जब इसमें से घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब सही है 99,545 जो होगा वो 463 से पूरी तरीके से कट जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखना। तो ये कह रहा है कि भाग्य की एक प्रक्रिया में भागफल 403 है। भागफल की अगर हम बात करें इस तरीके से इसको देखें तो भागफल क्या होता है, यहाँ पर लिखा जाता है भागफल, भागफल यही ना होता है दोस्तों। अगर ये इसको देखें तो ये भागफल है अपना, ठीक है, और ये क्या है भाजक, ये भाजक है और यहाँ पे होता है भाज्य, और नीचे जो आता है हमारा वो होता है शेषफल। तो ये तरीका है, फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है ये वाली संख्या आंसर में तब आएगी जब हम इसका गुणा इसमें कर दें और इसमें प्लस कर दें, इनको गुणा में इनको प्लस में, इसका गुणा इसमें और इसको प्लस में कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा भाज्य आ जाएगा। भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर दोस्तों फार्मूला यही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसी में हम उलट उलट करके जैसे जैसे हमसे पूछा जाए उसी तरीके से हम इसको बताते हैं, ठीक है। शेषफल पूछ लिया जाए तो उसी फार्मूले को हम उलट उलट के बार बार बताते हैं। जैसे हमने कहा क्या, भाज्य बराबर, अगर हम एक फार्मूला देखें, भाज्य बराबर क्या है भाजक गुणे में भागफल, ये सबसे आसान है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, प्लस शेषफल, ठीक है। ये तरीका है फार्मूला का। अब इसी में जो आपसे पूछे इसी को उलट फेर करके हमें बताना होता है। अब यही चीज़ अगर आपसे इसके बारे में पूछ ले, भाजक के बारे में पूछ ले, तो जब भाजक इधर आएगा, भाजक इधर आएगा तो ये वाला किधर जाएगा, क्या होगा, ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, भाज्य माइनस भागफल बटे में आपका आएगा शेषफल, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये फार्मूला जो है उलट फेर करता रहेगा एक दूसरे से, ठीक है।
यहाँ पे सॉरी शेषफल, यहाँ पे रहेगा शेषफल माइनस होगा क्योंकि प्लस यहाँ पर शेषफल हो रहा है ना, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, शेषफल, और ये गुणा में है, ये नीचे चला जाएगा, भागफल हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना थोड़ा। भाजक बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल। तो ये फार्मूला है, या तो हम इस तरीके से इसको हम बना के ही देख लेंगे, बड़ा आसान है, हमें कुछ नहीं करना है, तो हम बस उसमें रख देना है, हमको उठा के क्या करना है, क्या क्या दिया गया है बस वही देखना है। इसमें दिया गया है आपको भागफल 403, भाजक दिया गया है 100, भाजक कितना दिया गया है 100। अब भाज्य कितना दिया गया है, भाज्य नहीं दिया गया है, शेषफल दिया गया है 58, तो शेषफल 58 दिया गया है, हमें यही x का मान पता करना है। बहुत आसान है, हमें पता है कि इन दोनों का गुणा आपस में होगा और इसमें जो आएगा इसको प्लस करना पड़ेगा, या हम ये कह सकते हैं फार्मूला लिखकर भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल, ठीक, प्लस शेषफल, ये तरीका कर सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 100 गुणे में 403 प्लस 58। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 40,300 प्लस 58, मतलब आपका आंसर आएगा 40,358। 40,358 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा बस इतना ही। दूसरे पार्ट में हम मिलेंगे, संख्या पद्धति का दूसरे पार्ट में मिलेंगे हम। और ये सभी क्वेश्चन अपने आप से नहीं बनाए गए हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं ये बुक से लिए गए हैं और पुरानी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि क्वेश्चन का नंबर चेंज हो जाएगा और अलग अलग नंबर देकर टाइप यही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।